वफाकी वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गंबट में मुखातिब थे एक तकरीब से, और उन्होंने बहुत सी बातें की और बहुत धुआंधार बातें की, और उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया हमारे निज़ाम इंसाफ को, और ये कहा कि हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा भी है। आसिफ ज़रदारी मुल्क की तारीख के ताकतवर तरीन सदर थे। आसिफ ज़रदारी ने अपने इख्तियारात पार्लियामान को दिए, जमहूरियत को मजबूत किया। इन्हीं अदालतों ने कायदे आवाम को फांसी चढ़ाया। ये जज पूरे पाकिस्तान को लेक्चर देते हैं। लाड़काना में एक जज को थप्पड़ मारा गया। सदारती रेफरेंस पर आज तक जवाब नहीं दिया गया। किसी जज ने शहीद भुट्टो का सदारती रेफरेंस नहीं सुना। पाकिस्तान के आवाम को क्या जवाब दूँ? ये इदारे कठपुतली रहे हैं। हमने मुफ्त इलाज के इदारे बनाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी मुतअद्दिद मौक़े गिनवाए कि जब जब उनके मुताबिक सुमोटो लिया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। अच्छा जी, ये तो एज वी स्पीक जो हो रहा था, हमने उसकी अपडेट आपको दी है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। वेलकम। सो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू रमज़ान एंड हाफ मोर टू गो। एंजॉय इट, क्योंकि आपको पता है साल में एक महीना होता है रमज़ान का, और उसकी एक अपना ही लुत्फ़ है। रूटीन्स भी लोगों के चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक वैसे हमारी अदालती निज़ाम और हमारी पॉलिटिक्स में नहीं आया, लेकिन वैसे इंसान में एक ठहराव सा आ जाता है इस महीने की हमारे सियासतदानों में नहीं आया, अदरवाइज लेकिन ठहराव आ जाता है, और लोग ये सोचते हैं कि हम बाकी 11 महीने बहुत सारी अपनी मनमानियाँ करते हैं ना, अगर एक महीना ऐसा है जिसमें अपनी मनमानियाँ कम कर दें या ना करें और सिर्फ अल्लाह की माने, तो क्या ही इसमें बात हो जाएगी सबके लिए। सीरियसली मेरा तो ख्याल है बाकी चीज़ें भी थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए, बट हमारे मुल्क में कहाँ कोई ब्रेक होती है, तो लिहाजा लेट अस ब्रिंग यू अप टू स्पीड एंड देन वी हैव आवर गेस्ट एज वेल। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। इत्तेहादी हुकूमत फैसला मानने को तैयार नहीं, और सियासी अफरा तफरी तो पहले ही थी, अब आईनी बहरान भी खड़ा हो गया है। दो अहम तरीन रियासती सतून मद्दे मुकाबल हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर एक वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। जजेस एक दूसरे के फैसलों को मुस्तरद कर रहे हैं। गैर यकीनी हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो अदालती मामलात में हमेशा मुहतात रहते हैं, उन्हें भी ये कहना पड़ा कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ, जो कम ही बोलते थे, अब फ्रंट फुट पर आपको पता है कि वो आ गए हैं, और मरियम नवाज तो पहले ही बाज़ जजेस के फैसलों से नाला थी। उन्हें तनकीद का एक और मौका मिल गया। रावलपिंडी में वुकला कन्वेंशन से खिताब में साफ कहा, ये अक़लियती फैसला है जिसकी कोई हैसियत नहीं। ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, ये उन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा, और जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है, और ये खुद जज साहिबान की जुबान में वन मैन शो है। आज किसी को शर्मिंदगी नहीं है उस फैसले पे, किसी को अफसोस नहीं है। फुल कोर्ट बनाने में क्यों पसोपेश की गई है, क्यों इन 3 बेंचों पे ही इसरार किया गया है। मैं समझता हूँ कि इन 3 जजेस का फैसला जो है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। अगर हम पार्लियामान में कोई आमरीत नहीं मानते, अगर हम मुल्क में कहीं और कोई आमरीत नहीं मानते, तो हम आला अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाए? लार्जर बेंच बनाएं, आप सब के सब बैठे, पूरा अदालत को बिठा दे, सिवाय वो 2 जजेस जो फोन पे पकड़े गए ऑपोजिशन से बातचीत करते हुए, सारा अदालत को बिठा दे। वो कल ही इलेक्शन ऐलान करे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार है। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। जो आपके ब्रदर जजेस जो फैसला नहीं मान रहे, बल्कि उस पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं वन मैन शो ना मंजूर। दूसरी तरफ आपको पता है ना, इस तस्वीर के तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ पहलू होते हैं, मुख्तलिफ रुख होते हैं, और इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बड़ी खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान की इसे जीत करार दे रहे हैं, और उन्होंने पार्टी कारकुनों को आज लिबर्टी चौक लाहौर में जश्न मनाने का ऐलान। Why did you say it like that? थोड़ी होता है आपको बॉलीवुड याद आ गया ना, आज जश्न मनाया जाए। तो जश्न मनाएं, ज़रूर मनाएं। वैसे रमज़ान चल रहा है, और जो जश्न में हिस्सा नहीं लेना चाहते वो प्लीज़ लिबर्टी चौक का तो आज रुख ना करें, बिकॉज वहाँ वैसे ही बड़ी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। बट कहना क्या था खान साहब का, देखें। इसी तरह का होना नहीं, फैसला है, ये पाकिस्तान की जीत है, हमारे आइन की जीत है, हमारे कानून की हुक्मरानी की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कौम हिफाजत करती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। कल 9 बजे हम इंशाल्लाह, मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम सेलिब्रेट करेंगे इशा की नमाज के बाद। इस तरह नहीं उन्होंने कहा, बिल्कुल इस तरह नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि हम सेलिब्रेट करेंगे, जरा जश्न से कोई और ही माहौल बन जाता है हमारे ज़हन में। जश्न ही होता है। हाँ, तो हमने उसकी ऑब्वियसली ट्रांसलेशन की है, लेकिन फिर भी कुछ अल्फाज को ना उनके सर्कमस्टांसेस में भी देखना चाहिए कि उनके साथ क्या माहौल रिलेट हो चुका है। सो जब हम कहते हैं ना सिचुएशन क्या रिलेट उनके साथ क्या नथी हो गई है, सो जब हम कहते हैं ना जश्न मनाया जाएगा तो एक अजीब सा माहौल बन जाता है ज़हन में। मैं सच बताऊं तो 2 गाने भी आए थे मेरे दिमाग में। खैर एनीवे वी विल मूव ऑन। और हुकूमत को अब भी आपको पता है उम्मीद है कि वो अदालती फैसले, सारी उम्मीदें नई कानून साजी से लगा ली हैं और 20 अप्रैल के बाद नए कानून के तहत अपील की जाएगी। ये भी सुन लें। 10 अप्रैल को ये बिल वापस सदर पाकिस्तान की तरफ से आएगा और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग में रखेंगे। वहां से मंजूर करवाने के बाद ये दोबारा सदर के पास जाएगा, वो दोबारा वापस भेजेंगे, तो 20 अप्रैल 2023 को ये एक्ट मंजूर हो जाएगा, वो नाफिजुल अमल होगा एंड इट विल बी द लॉ ऑफ द लैंड और उस पर अमल दरामद आसान हो जाएगा। तो अपील का राइट तो मौजूद है। सो ये है प्लान। अब हुकूमत को लगता है कि नया बेंच तो बना तो फैसला उनके हक में आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कानून साजी ख़त्म करने का इख्तियार भी मौजूद है, इसलिए हुकूमत की अगली मंजिलें भी इतनी आसान नहीं हैं। अब ये जो हुकूमती प्लान है और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कोई ऑल्टरनेटिव प्लान सुप्रीम कोर्ट का भी हो सकता है, आपको पता है ना, अब तो एक खुली जंग है। सो इसमें क्या बनेगा, इस पर हम सबसे पहले तो माहिराना कानूनी राय लेते हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ जाने की जो स्कीम बनाई है, इस पर हमने सबसे पहले सहमत दी है साबिक अटॉर्नी जनरल शाह खावर साहब को। बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये जो प्लान डिवाइस किया गया है, जिसकी अभी कुछ समरी भी अता तारड़ साहब बता रहे थे, आपके ख्याल में इज दिस गोना वर्क वेल? यकीनन वो जो अभी मौजूदा फैसला आया है कल 3 रुकनी बेंच का पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, तो उसमें तो वो बिल्कुल वो अपना राइट ऑफ अपील एक्सरसाइज करेंगे और फिर क्योंकि वो कानून जो है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अमल करना पड़ेगा, तो वो फिर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिसमें अपील जो है ये फाइल की जाएगी। तो अब देखना ये है कि वो जो अपील में भी जो जजेस होंगे वो क्या इस फैसले को तब्दील कर पाएंगे, ये तो वो जो बेंच बनेगा फ्यूचर में तो वो वही बता सकता है। जहां तक कि इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है, वो तो आइन का एक तकाजा है, लेकिन अगर उसमें जो अपील करेगी फेडरल गवर्नमेंट अगर एक्ट पास होने के बाद, तो फिर तो वो उन तमाम चीज़ों का अहाता कर सकेगी कि जो कि इस 3 रुकनी बेंच के सामने हुकूमत ने अपनी मारूजात रखी थी, अटॉर्नी जनरल ने रखी थी, तो वो फिर एक उसके ऊपर मुनासिब हुक्म जो है वो सादिर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो सकता है और उसका गालिब इम्कान है कि जब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा तो PTI की तरफ से उसकी वायरीज को भी चैलेंज कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है तो पहल कहाँ से होती है। अच्छा जी, ये तो माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल शाह खावर हैं। इसके अलावा भी 2 और हमने एक्सपर्ट ओपिनियंस लिए। माहिर कानून मुइज़ जाफरी भी हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही उसके बाद सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक भी हैं। मुइज़ जाफरी साहब से पहले पूछ लेते हैं और सवाल एक ही हमने सारों के सामने रखा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला 20 अप्रैल को पार्लिमानी कानून साजी को एक्ट की शक्ल मिलने के बाद चैलेंज करना चाहती है, तो अगर ऐसा मुमकिन भी है तो क्या इससे फैसला तब्दील कराया जा सकता है या नहीं? अब जवाब देंगे हमें मुइज़ जाफरी साहब। जी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये अव्वल तो इजहार करना कि वो इस फैसले की अपील में जाना चाहती है नए कानून के असर में आने के बाद, ये खुशाइन बात है, क्योंकि अब तक जो हुकूमत सिग्नलिंग कर रही थी वो तो सरासर गैर आइनी और लाकानूनियत की तरफ हमें धकेल देने की बातें कर रही थी। अगर ये पोजीशन अब ली गई है तो कम अज़ कम कानून के 4 कोनों के अंदर काम करने की तजवीज़ मिली है हुकूमत को, या कम अज़ कम इस हवाले से वो सोच रही है, तो इस हद तक तो ये खुशाइन बात है। दूसरी इसकी खुशाइन होने की एक और वजह ये भी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दीगर प्रॉब्लम्स और कमज़ोरियाँ थी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेसेस की, वो खुल के सामने आ जाएंगी इस कानून के इस्तेमाल से। यानी कि इसकी अपील दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुमकिन नहीं होगा कि अपील लगे ही नहीं, क्योंकि जो नया कानून है ये इसको एड्रेस करता है। अपील जब लगेगी तो इसकी बेंच क्या तश्कील पाएगी वो भी नया कानून एड्रेस करता है। तो अगर इस कानून को अपने साथ लेते हुए चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये फिर एक ओनस आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि वो दिखाए और वो इस नए प्रोसीजर
प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस के एक्ट के साथ चलते हुए एक बेंच ज़रूर दे हुकूमत को, और हुकूमत को दरहकीकत एक मौका मिल जाएगा अपनी पोजीशन को दोहराने का। और फिर ये बहुत दिलचस्प बात होगी कि कितने मेंबरान होते हैं उस बेंच पे, क्योंकि हुकूमत की इस दफ़ा इल्तिजा थी फुल कोर्ट की, वो रद्द की गई। ये बेहतर होगा कि इस दफ़ा अपने आप के अलावा, इन 3 जजेस के अलावा जो है वो फुल कोर्ट ही बने, ताकि न्यूमेरिकली जो है वो लाइक माइंडेड पोजीशन सामने आए। तो ये बहुत दिलचस्प अमल होगा। और जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो इस अपीलेट प्रोसेस के अंदर इस फैसले को रिवर्स करने की कोशिश कर सकती है। रिवर्सल के इम्कानात भी शायद वो समझ सकती है। और मेरिट्स पे ये तमाम बातें जो इस फैसले के अंदर इस स्टेज पे अनएड्रेस्ड गुजरी या हुकूमत समझती है कि ठीक से एड्रेस नहीं हुई, उनको एक बार फिर से वो काबिल समाअत करार दिलवा सकती है और फिर उस पर समाअत करवा सकती है। और ये 4-3 वाला मामला और काजी साहब का सो मोटो के खिलाफ इंतनाई वाला मामला, और दर हकीकत ये फैसला जो है ये सो मोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर है या नहीं, ये तमाम बातें वो वापस से कर सकती है एक अपीलेट बेंच के सामने। ऑलराइट, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये जो बात की जा रही थी कि हम मानेंगे नहीं, नाफिजुल अमल नहीं है, मुस्तरद कर देंगे। शुक्रिया आपको मुझे जाफरी साहब। एटलीस्ट कोई कानूनी रास्ता जो कानून में दर्ज रास्ते हैं उन्हीं में से एक ऑप्शन को चूज करने का आप सोचा जा रहा है या ये प्लान डिवाइस किया गया है? अच्छा, यही सवाल हमने रखा मुनीफ फारूक के सामने भी। अब मुनीफ फारूक क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं। तो वो कानून तो फिर ये अपॉर्चुनिटी देता है हुकूमत को कि इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जाए। अपील का बुनियादी उसूल ये है कि उसके अंदर अगर ये 3 मेंबर बेंच था तो फिर जाहिर बात है कि इससे बड़ा बेंच बनेगा और उसमें ये 3 जज साहिबान शामिल नहीं होंगे। रिव्यू मुख्तलिफ है, रिव्यू के अंदर वही जज साहिबान बैठते हैं जो कि अब भी फाइल किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है और उसके कामयाब होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं। लिहाजा इस फिलहाल सूरत हाल ये है कि जब कानून नाफिजुल अमल होगा 20 तारीख को, उसके बाद अगर अपील फाइल की जाती है तो यकीनी तौर पर अगर एक बड़ा बेंच बनता है और उसके जज साहिबान तो वाकई नहीं होंगे कानूनी तौर पर, तो फिर हुकूमत अपना केस प्लीड कर सकती है और इस फैसले को ओवरटर्न भी किया जा सकता है। लेट्स सी, इस फैसले को ओवरटर्न भी किया जा सकता है, यानी कि इम्कानात मौजूद हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न है, जो दरारें हैं या जो भी मामलात हैं, एक तो उससे बड़ा कौम को सेटबैक हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि आइन में दर्ज है कि जब कोई भी असम्बली तहलील होगी उसके 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। सो यहाँ पे 2 पहलू हैं। सो जो भी मामला चल रहा है ना, एक तो पहलू ये है कि ठीक है इंतखाब होना चाहिए, आवाम को इंतखाब के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता, उसकी चाहे कोई भी तौजी हो, उसकी तौजी एटलीस्ट आइन में तो दर्ज नहीं है। देयर इज नो उज़र दैट यू कैन यूज अबाउट इट। बट अदरवाइज जिस तरह से मामलात को सुप्रीम कोर्ट में हैंडल किया गया वो एक अधर ड्राउनी कहानी है और ट्रेजेडी है। सो उस पर ज़रूर हमें अफसोस है, या कौम को अफसोस है या कानूनी माहिरीन को अफसोस है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात का ज़रूर इत्मीनान होना चाहिए कि आइन को अपहोल्ड किया जाना चाहिए और 90 दिन वाली इंतखाबात की शर्त आइन में ही दर्ज है। ओके, ये तो हो गई ये बात। ब्रेक लेंगे और फिर कुछ और बातें। वेलकम बैक। हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी आ गया है और ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में शेड्यूल जारी कर दिया है और 14 मई को, आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात की तारीख दी गई है पंजाब में। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। नौशीन, कोई मुशावरत हुई इस सिलसिले में? क्योंकि कल हम मुताद्दिद जगहों पर इरफान कादिर साहब को सुन रहे थे जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करते रहे हैं अदालत में। उनका तो कहना था कि इलेक्शन कमीशन अगर उनसे राय लेगा तो शायद वो कह देंगे कि इस फैसले पर अमल दरामद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाउ इट सीम्स कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आज जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया और उसके मुताबिक पोलिंग जो है पंजाब असेंबली के लिए आम इंतखाबात के लिए वो 14 मई को होगी, जो कि शेड्यूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। उसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो अपना शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक जो आखिरी तारीख है जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के उस पर अपीलें दायर करने की वो 10 अप्रैल होगी, जबकि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपीलें जो हैं वो उस पर फैसला 17 अप्रैल तक करेंगे, जबकि उम्मीदवारों की जो रिवाइज फहरिस्त है वो 18 अप्रैल को लगाई जाएंगे और कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार वापस ले सकते हैं और जो रिवाइज दोबारा से कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद जो शेड्यूल जारी होगा वो 19 अप्रैल है।
कागजात नामजदगी वापस लेने की, जबकि जो उम्मीदवार हैं उनको जो इलेक्शन सिंबल्स हैं वो 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे, जिसके बाद इलेक्शन की जो पोलिंग डेट है वो 14 अप्रैल है, 14 मई है। 14 मई है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन, थैंक यू फॉर द डिटेल्स। So despite anything else, things are going ahead with the schedule. Going ahead और 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया गया है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक माशरती रवैया है जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। हमारे माशरे में बड़े सख्त लेबल बड़ी आसानी से लगा दिए जाते हैं और ऐसा ही एक लेबल है नाजायज़। ये देखे सुने समझे बगैर कि किसी शख्स को ऐसा कह देना किस तरह इसकी शख्सियत को मस्ख और मुतासर कर सकता है। बिल्कुल, हालांकि इससे लेबल लगाने वाले से ज़्यादा तानाजनी करने वाले की अपनी शख्सियत की अक्कासी होती है। और कल यही हुआ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने माशरे की इस खराबी की तर्जुमानी की और फिर उनकी फौरी तस्दीक भी कर दी गई। क्या एग्जैक्टली हुआ देखें ज़रा। 2017 में पहले खेल खेला गया 184-3 पे ही एक वो आदमी जिसमें तमाम ऐप थे, शरई ऐप भी थी, दुनियावी ऐप भी थे, नजायज बच्ची से लेकर फॉरेन फंडिंग से लेकर सब उसमें ऐप थे। उसको एक जुमला मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, मुझे जुमला एक मौका दीजिएगा। बच्चे बच्ची जायज नाजायज नहीं होते हैं, उन्हें दुनिया में आते हुए नहीं पता होता कि वो जायज या नाजायज है। एक बालिग इंसान का अमल मुरव्विजा कावानीन के हिसाब से जायज़ या नाजायज़ होता है, उसी पर बात कीजिए। बच्चे को पता नहीं है, पहले केस ये चल रहा है कि बाप की वल्दियत नहीं दी गई है, अब आप उसे नाजायज़ भी कहते हैं। बच्चे जायज़ नाजायज़ नहीं होते हैं, मुरव्विजा कावानीन के हिसाब से एक बालिग इंसान का अमल जायज़ नाजायज़ होता है। ओके, मैं इससे आगे चलता हूं। देखिए 184-3 में 2017 में यही खेल खेला गया और ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली है कि माशरे में सदियों में पैदा होने वाली ख़राबियाँ दिनों में ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन इब्तिदा तो कहीं ना कहीं से करनी होगी। और हमें खुशी है कि जियो न्यूज़ वो प्लेटफॉर्म है जो इस तरह की ख़राबियों की निशानदही करता है और इन ख़राबियों को कैसे दूर किया जा सकता है उसका हल भी बताता है। एंड हैट्स ऑफ टू शाजिब खानज़ादा साहब भी कि किस तरह से वो इस तरह की मुतअद्दिद बुराइयों की निशानदही पहले भी कर चुके हैं और जो भी हो रही हो, जहां गलत बात सुनी वहां बीच में जरा पॉज लगाया और ये बता दिया कि ये गलत है और ये नहीं कहना चाहिए। और आगे तलाल चौधरी साहब मान भी गए वैसे इस बात को। अच्छा जी, अभी हम जरा क्रिकेट की बात करें। यस प्लीज। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में 5 सीरीज आ गए हैं वापस। थैंक गॉड। और क्या हुआ है, पीएसएल और अफगानिस्तान सीरीज में जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, जो बच्चे हमारे नौजवान, उनको भी रख लिया गया है और एक अच्छा कॉम्बिनेशन। बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन एक्चुअली चाहते भी थे एंड मे बी दैट वाज द होल आइडिया कि ट्राई कर लिया जाए नए लड़कों को और फिर एक मिक्स जो है वो किया जाए। अब खुदारा हम तो चाहते हैं कि बड़ी अच्छी सी टीम बने और पिचेस भी बेहतर बने ना हुमा, पिचेस भी अच्छी बने और दुनिया यू नो दे स्टार्टेड पॉइंटिंग देयर फिंगर्स हमारी पिचेस के हवाले से। तो ऐसी विकेटें जो हमारी ताकत यानी बॉलिंग को तो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती, वो हमारी हैं और अब दैट नीड्स टू चेंज। तो अगर बोर्ड ने इस मर्तबा पिचेस अच्छी बना दी तो खेल का ऑब्वियसली मज़ा ही कुछ और होगा। और बता दें आपको कि 5 वनडेज और 5 T20 मैचेस की वाइट बॉल सीरीज़ जो है ये 14 तारीख से शुरू हो रही है और बाबर आजम दोनों स्क्वाड्स के कप्तान, जबकि शादाब खान जो हैं वो वाइस कैप्टन होंगे। सो दैट इज़ द लेटेस्ट। लेकिन इसी पे बात करते हैं कि किस तरह से ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हुआ, सीनियर्स की वापसी हुई है। शाहीन आफरीदी PSL में ज़बरदस्त परफॉर्म कर चुके हैं, बैटिंग भी अच्छी करने लगे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 4.5 माह बाद उनकी वापसी हो रही है। तो क्या उन पर आपको लगता है एक्स्ट्रा प्रेशर होगा? नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होगा, क्योंकि PSL भी ये ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ही है। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है बॉलिंग में, बैटिंग में भी और फिर कप्तानी में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छा करेंगे और काफ़ी और मैच्योरिटी के साथ आएंगे। अच्छा चलें, यानी यू आर सेइंग कि दे आर यूज्ड टू द प्रेशर। अब ये बताएं कि न्यूजीलैंड यूं तो दुनिया की टॉप टीमों में से एक है, लेकिन रवायती तौर पर स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलने की जो उनकी शोहरत नहीं है, दे आर नॉट फेमस फॉर दैट। तो शायद इसीलिए उन्होंने सकलैन मुश्ताक को अपनी मैनेजमेंट में शामिल किया है। तो क्या कीवीज को इसका फ़ायदा होगा और हमें नुकसान?
डेफिनेटली देखें, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इम्पैक्ट डालती हैं, और ये कि कुछ भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो वो शेयर कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो ये मेंटली तौर पे ये क्रिकेट है मेंटली तौर पे, इसलिए वो उन्होंने मेंटली तौर पे ये चीज़ सकलैन मुश्ताक को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो उनके साथ रहेंगे। और जो पाकिस्तान टीम का माइंड है, प्लेयर्स का माइंड है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो उनसे सीखने की, कि पूछेंगे कि ये प्रेशर में कैसा खेलते थे और इनका माइंडसेट क्या है, हर प्लेयर के बारे में पूछेंगे। तो ये उनकी जॉब भी है, उनका फर्ज भी है, और यही अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को देनी चाहिए थी सकलैन मुश्ताक। अच्छा रज़ाक भाई, ये बताइएगा कि एक और बड़ी अहम बात है कि वाइट बॉल सीरीज़ है जो हमें होम ग्राउंड पर मिली है, लेकिन हम एक साल से देख रहे हैं कि हम अपनी पिचेस ऐसे बना डालते हैं जो हमारे बॉलर्स और बैटर्स के काम की नहीं होती हैं, तो और मेहमानों की हो जाती हैं मौजें। हाँ। किस तरह की विकेट उनके लिए हम तोहफा हमने दिया है, तो हमें किस तरह के विकेट सूट करेगी? आपका कोई मशवरा है बोर्ड को इस सिलसिले में? देखिए, जब मैं सिलेक्टर था और चीफ सिलेक्टर शाहिद अफरीदी थे, तो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था, और हम जाके जो क्यूरेटर थे उनसे बात करते थे और एक अच्छी पिच उनको कहते थे बनाए, जिसमें थोड़ा बाउंस भी हो, थोड़ा स्विंग भी हो, और फास्ट बॉलर को भी, सीमर को भी मदद मिले। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जाने के बाद ये चीज़ ख़त्म होगी और फिर अब नॉर्मल पिचेस बनेगी, जैसे बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती हैं, जैसे रावलपिंडी में पिचेस थी, और फिर कराची में भी थी, मुल्तान में भी थी, लाहौर की कुछ थोड़ी सी बेहतर थी। तो इनका यही माइंडसेट होगा कि टोटली डेड पिचेस हों, जिसपे पाकिस्तान टीम को ज़्यादा फायदा पहुंचेगा, बैट्समैन ज़्यादा रन करेंगे। और जहाँ मशवरे की बात है, और क्रिकेट बोर्ड खुद बड़े समझदार हैं, तो वो बेहतर मशवरा दे सकते हैं। अच्छा, लेट्स सी वो अपनी समझदारी से काम करेंगे। थैंक यू अब्दुल रज़ाक। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक। अच्छा, एक बात जो आप बड़ी देर से करना चाह रही हैं। मैं बहुत देर से करना चाह रही हूँ। हम स्ट्रीट क्राइम्स की बात करते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी होती है कराची में, एंड ऑफ कोर्स इस पे तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन लाहौर का बहुत बुरा हाल है, बिकॉज लाहौर इज़ नॉट यूज्ड टू दैट लेवल ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स। अब कुछ स्टैट्स मेरे सामने आए हैं, और ये इसी साल की अगर बात कर लें, 3 महीने ही गुजरे हैं, तो 5500 डकैतियाँ, रॉबरीज जो हैं वो हो चुकी हैं, और 90% जो लाहौर में होती हैं इस किस्म की, वो विद द यूज़ ऑफ गन, असला भी यूज़ हो रहा है। कैन यू इमेजिन, दीज वर थिंग्स जो कि आप लाहौर से एसोसिएट नहीं कर सकते। आप कह रही हैं कि आप एसोसिएट नहीं कर सकते, लेकिन मेरा लाहौर शहर में 3 दफ़ा गन पॉइंट के ऊपर मोबाइल छिना हुआ है। क्या जिंदगी में? जिंदगी में? जी। Oh really? I didn't know that. खैर anyway, ये जेल रोड पे निराला स्वीट्स होती थी उसके सामने, फिर एक और एमओ कॉलेज के पास, फिर एक और जगह, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद। सो यस, अब्दुल्ला आपका तो स्पेशल केस लग रहा है, एक ही बंदे को अगर 3 बार लूटा जा रहा है। खैर एनीवे, हंसने की बात नहीं है। सो दिस इज़ अलार्मिंग, इस पे कुछ करना होगा। माना कि ये हमारे इकोनॉमिकल हालात बहुत बुरे हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ गिविंग राइज टू दिस, लेकिन फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा सिटी मैनेजमेंट को कि इसको रोका, कंट्रोल किया जाए। साइकिलें भी नहीं छोड़े, कैन यू इमेजिन, साइकिल भी चोरी हो रही है। हमने नूरजहां की बात कर रही है, और हम कराची चिड़ियाघर में मौजूद हथनी, जिसका नाम नूरजहां है, उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी हालत, सेहत, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब इंटरनेशनल डॉक्टर्स भी आए थे उसको देखने के लिए, उसका चेकअप करने के लिए। कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट उसका किया गया है बाय द वे, हुमा आपको पता ही है। अच्छा जी, मैं फिर आपको बता देती हूँ कि कराची के चिड़ियाघर में जो हथनी है, नूरजहां बाई उसका नाम है, उसके लिए चंद माह से खड़े रहना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। आपने उसको तस्वीरें देखी, देख के बंदा डर जाता है। तो इसकी टांगें जो हैं बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। बैनुल-अक़वामी तंजीम है 4 पॉज, उन्होंने गैर मुल्की डॉक्टर्स की मदद से नूरजहां का इलाज किया, और अच्छी बात यह है कि नूरजहां अपने पैरों पर खड़ी है। और ये रिपोर्ट देखें, अब्दुल वली की रिपोर्ट है, एंड अब्दुल वली एक्चुअली वो रिपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची चिड़ियाघर से। आज सुबह से ही जो बीमार हथनी नूरजहां को जो तिबी इमदाद फराहम की जा रही थी, जो 4 पॉज इंटरनेशनल की 7 रुकनी टीम ने सुबह से ही यहाँ पर हथनी नूरजहां को जो तिबी इमदाद दी, उसका मरहला जो है वो अब ख़त्म हो गया है। हथनी की जो हालत थी वो तकरीबन 1 माह कबल से ही जो है वो चलने से जो है वो बिल्कुल कासिर थी। डॉक्टर आमिर खलील जो इस तमाम तर प्रोसेस को लीड कर रहे थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये बताना था कि जो कल उनके मुताबिक जो हथनी की हालत थी वो तकरीबन
50-50 थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफ रहमान, वो भी सुबह से ही यहाँ मौजूद थे। 25 दिन पहले जब मैं आया था उस वक्त भी ये सिर्फ फाइलों में बातचीत हो रही थी, तो मैंने ये कहा था कि अगर इसके ऊपर जो पैसा लगे और हमारे पास बजट नहीं है तो मैं ज़ाती तौर पे इसका सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी यही कहना था कि जो सीनियर डायरेक्टर है चिड़ियाघर के खालिद हाशमी, वो सुबह से जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ताहम उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को जो है वो ये अहकामात जारी किए हैं कि वो चिड़ियाघर के जो सीनियर डायरेक्टर हैं खालिद हाशमी, उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर इंक्वायरी करे। बहुत शुक्रिया आपका। ये हम देख रहे थे, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस बाय द वे, लेकिन कितनी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है हमारे यहाँ जानवरों को सही रखने के लिए। मतलब एक इंटरनेशनल ह्यू एंड क्राई जब तक नहीं स्टार्ट होता, हम क्यों अपने जानवरों को इस तरह ट्रीट करते हैं? वैसे द होल आइडिया ऑफ अ जू इज सो रिडंडेंट एंड ऑब्सोलीट नाउ कि वो होता था ना कि बच्चों को जानवर दिखाने एंड ऑल दैट, बच्चे सब कुछ इंटरनेट पे देख रहे हैं, कोई जानवर जाके दिखाने की जरूरत नहीं है, नंबर वन। और अब तो बच्चे इतने वोक हो चुके हैं कि कैप्टिविटी का कोई जानवर तो वैसे ही नहीं अच्छा लगता कि इसको बंद करके क्यों रखा हुआ। कोई सफारी पार्क टाइप फैसिलिटी बना लें। लाहौर में वैसे तो कराची में रावलपिंडी में देयर इज अ सफारी पार्क, लाहौर में देयर इज अ सफारी पार्क, देयर इज अ स्पेस फॉर सफारी पार्क। सो कराची में भी आई एम श्योर इस तरह की फैसिलिटी अगर बन जाए तो इन जानवरों को वहाँ थोड़े बेहतर माहौल में रखा जा सकता है। और देखिए ना, ये इंटरनेशनल डॉक्टर्स आ रहे हैं, मतलब ये एक पूरी इंटरवेंशन चाहिए होती है आपको कि हमने हालत क्या इस बेचारी की है। चले अब तो नूरजहां कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, वरना जो देख के जिस हाथी जैसी चीज को नजर आ रहा हो कि दिस इज नॉट नॉर्मल। और ये बात सुने, ये स्टाफ, ये इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन जू की या फिर शहर की, इनको नहीं नजर आ रहा था, कहीं से आज तक नहीं रिपोर्ट हुआ कि ये एक दिन में इसकी टांगे तो नहीं फंड्स होते हैं अब्दुल्ला, दे हैव करोड़ों रुपए के फंड्स। एक दिन में तो टांगे नहीं टेढ़ी हुई ना हाथी जैसे जानवर की, मतलब दिस हैपेंड ओवर द इयर्स एंड मंथ्स। और कावान जो इस्लामाबाद के जू में हाथी था, कावान, वो तो सालों से, मतलब हमें अपने बचपन से याद है कि वो हाथी जो है वो हिलता ही रहता था, तो वो सम मेंटल इशू ऑलरेडी गोइंग ऑन, सालों से लोगों को पता था, मतलब फॉर इयर्स पीपल न्यू अबाउट इट। लेकिन कितनी देर बाद उस पर भी इंप्लीमेंट हुआ या कोई एक्शन किया गया? और यहाँ पे कोई गवर्नर आए, कोई वजीर आला आए या कोई इंटरनेशनल NGO, तभी कोई जानवरों की मदद करेगा। हमारे दिल में कोई इंसानियत, क्या हमदर्दी नहीं है? इंसानियत तो चलो इंसानियत के इंसानों के लिए आपने मुख्तस कर दी है, कोई हमदर्दी तो हो सकती है एक जानदार के लिए कि भाई जो इंसान जानवरों के साथ अच्छा नहीं है ना, वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। वो तो हमें नजर ही आ रहा है ना, इंसानों की भी वो एक वैल्यू जो है वो कमी होती जा रही है। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि हुकूमत ने IMF की एक और शर्त जो है वो मान ली है। शरह सूद में मजीद 1% का इजाफा कर दिया है। IMF must not be very happy about it, क्योंकि इससे ज़्यादा तवक्को की जा रही थी और IMF की तवक्को भी इससे ज़्यादा थी। वैसे बस अब ये एक ही हुआ है। तो अब आपको बता दें कि शरह सूद जो है 21% तक जा पहुंची है। और बेशक ये खदशे से कम इजाफा है, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन इसके असरात भी आएंगे। मईशत में बेहतरी हो ना हो, महंगाई में इजाफा ज़रूर होगा बाय द वे, और माशी तरक्की की रफ्तार मज़ीद सुस्ती होगी। और क्या हो सकता है? और ऊपर से IMF से डील फाइनल होकर नहीं दे रही, तो आई डोंट नो कि ये कब तक हम इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, सुन लीजिए। ये हकीकत है कि मैंने इतनी गंभीर सूरत हाल का अंदाज़ा मुझे ख़ुद भी नहीं था। अभी जो IMF का रिव्यू जो हालिया दिनों और हफ्तों में हुआ है, तमाम शराइत IMF की मान ली गई हैं मनवन, जो उन्होंने पिछली हुकूमत से करवाई थी और हमसे बतौर प्रायर एक्शन के तौर पर कि पहले आप ये करेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। ये तमाम शराइत उनकी मान ली गई हैं। इसहाक डार रवामा अमरीका जाएंगे, आलमी इदारों को हुकूमती इस्लाहात से आगाह करेंगे। मुल्क में माशी बेयकीनी पहले से बढ़ रही है, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा, स्टॉक मार्केट नोज डाइव नीचे, कारोबारी तबका अपना सरमाया लगाने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह रिकॉर्ड 45.3
3.6% पर पहुंच गई है। एक उम्मीद है कि IMF से प्रोग्राम मिल गया तो शायद कुछ डिफ़ॉल्ट से बच जाए। और अभी मैं पढ़ रहा था किसी जगह कि हमारा जो माशी बहरान था ना, अब वो माशी फेलियर की तरफ सूरत हाल जा रही है। हम माशी बहरान की नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं। मतलब एक होता है क्राइसिस, एक होता है कैटास्ट्रफी, तो हम कैटास्ट्रफी में बिल्कुल घुस चुके हैं। माहिर मईशत साबिक सरबरा FPR शबर जैदी साहब हमारे साथ हैं। शबर जैदी साहब, सबसे पहले तो बता दें कि इसका क्या असर पड़ सकता है। इतलात तो ये थी कि शरह सूद 2 या 3% बढ़ाने की डिमांड है, लेकिन स्टेट बैंक ने 1% ही बढ़ाई। तो मुल्की मईशत और महंगाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बात ये कि अगर आप इकोनॉमिक्स की थ्योरी के ऊपर जाएं जो कि इन्फ्लेशन से बैलेंस करती है शरह सूद को, तो इसका एक्सपेक्टेड रेट जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए था। मगर जिस तरह मैं पहले आपको कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो शरह सूद का ताल्लुक और जो इकनॉमी की जो मुख्तलिफ जो उसके वेरिएशंस होते हैं उसका ताल्लुक उससे डिस्काउंट रेट से नहीं है, तो ये जो फैसला 1% का किया गया है ये बेहतर फैसला है। और अगर 1% भी नहीं होता तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता, मगर अगर ये 1% पे रखा गया है तो ये एक बेहतर फैसला है उससे कि अगर 2% किया जाता। शबर साहब, जो कुछ किया जा रहा है वो IMF डील के हुसूल के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम सुरखरू नहीं हुए। हमें तो डील मिली नहीं, डार साहब सुरखरू नहीं हुए। अगर ये काम नहीं हो पाता तो मईशत बचाने के लिए डू वी हैव ऑप्शंस? इसमें देखें, IMF के प्रोग्राम को आप किसी शख्सियत के साथ रिलेट नहीं करें। ये ना डार साहब का प्रोग्राम है, ना इमरान खान साहब का प्रोग्राम है, ना ये बिफ्ता साहब का प्रोग्राम है, ना ये किसी पर्टिकुलर इंसान का किसी आदमी का प्रोग्राम है। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में भी मजबूरी है, ये हमें होगा। और इसकी इसमें जो डिले आ रही है या जो इसमें इसको डफर आ रही है, ये जो कंप्लीट नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो आइंदा जुलाई या इसके आगे पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज। तो IMF राइटली ये कह रहा है कि अगर हम आपको ये इंस्टॉलमेंट दे भी देते हैं तो आपकी जो हालात अगले आने वाले जुलाई या इसके बाद भी जो होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं है, मुतासिरकुन नहीं है। तो आप अपनी रीशेड्यूलिंग के लिए बात करें और वो उसको फाइनलाइज करें। अच्छा जैदी साहब, मुल्की मईशत के इस्तेकाम का एक हल फौरी इंतखाबात बताया जा रहा है। फ़िलहाल ऐसी सूरत हाल लग रही है कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो हो गए तो अदम इस्तेकाम ही बढ़ेगा, ये भी नज़र आ रहा है। फिर हल क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन जो भी जो टाइम है, क्योंकि ये अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन को इनडेफिनेट टाइम पर पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि मईशत सही नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि मईशत के इमीडिएट सही होने का चांस नहीं है। तो अगर आपके पास 2 अल्टरनेट हैं कि इलेक्शन करा के स्टेबल गवर्नमेंट लाएं और उसके थ्रू अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें, तो ये उससे बेहतर अल्टरनेट है और आईनी अल्टरनेट भी है कि वो करें, ना कि आप ये कहें कि हम गैर आईनी तरीके से गवर्नमेंट को एक्सटेंड करेंगे और मईशत की स्टेबिलिटी का इंतजार करेंगे। मेरे हिसाब से वो गलत है और वो कोई अल्टरनेट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जैदी साहब, शुक्रिया आपका कि आईनी तरीका तो ये है, लेकिन आई वंडर कि स्टेबिलिटी कहाँ आएगी? पंजाब में अगर हुकूमत बन गई और वफाक और पंजाब में हुकूमत मुख्तलिफ लोगों या मुख्तलिफ जमातों की हुई तो फिर एक रस्साकशी वहाँ भी चलेगी। आई डोंट सी इट सेटलिंग डाउन, जिसमें कहते हैं ना कि सारे एग्रीमेंट पे हो। खैर एनीवे, वी कैन प्रे फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अफ्तारी पे जाए, कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा चलिए उसी पे चले जाते हैं जी। ओके, आपको पता है कि रमज़ान का दूसरा अशरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गया है और अब लोग सेटल हो गए। हाँ, लोग जो है अब जरा सेटल हो गए ना। पहले एक और एक्साइटमेंट होती है, फिर आप उस रूटीन में आ जाते हैं। तो इफ्तारी के इंतजामात भी ज़रा मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। कौन हमें बता रहा है जी? लोअर दीर से एहसानुल्लाह हमारे साथ हैं, एहसानुल्लाह शाकिर। और क्या तैयारी टुडे? ओवर टू यू एहसानुल्लाह।
जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा आशरा शुरू हो चुका है, जिसके लिए लोगों ने बड़ी तैयारियां शुरू कर दी है। इस वक्त जो है वो बरगरा शहर से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कि इफ्तारी के लिए लोग बड़े इंतजाम करते हैं। यहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है बाज़ारों में खासा रश है। बाज़ारों में यहाँ पर लोग आकर लोबिया, दाल चने और खीर समेत मुख्तलिफ अशिया जो है वो ख़रीदते हैं। इसके साथ साथ अगर घरों में ख़वातीन की तैयारियों के इंतजाम के हवाले से भी बात की जाए तो यहाँ पर ख़वातीन भी बड़ी तादाद में इफ्तारी के लिए इंतजाम कर लेते हैं और अपने अपनी पसंद की चीज़ें जो है वो इफ्तारी में रख लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे लोगों से बात हुई तो इनका ये कहना था कि इस दफ़ा चूँकि महंगाई है और बहुत सी चीज़ें जो है अपने घर नहीं ले जा सकते, तो इसी तरह यहाँ पर आकर अपनी अपनी सस्ती चीज़ें जो है वो अपनी लिए खरीद रहे हैं। ताहम लोगों की तादाद जो है वो काबिल देखनी है और लोग बड़ी तादाद में आकर यहाँ पर एक तरफ मौसम जो कि खुशगवार है और दूसरी तरफ लोग बड़ी तादाद में आकर बाज़ारों में अपने पसंद की चीज़ें जो है वो खरीद रहे हैं। खरीदारी हो रही है बाज़ारों में, मुझे लग रहा है तो वही है वैसे। हाँ, अभी जो होता है ना इफ्तारी की चले जो तैयारी हो रही हो उसकी खरीदारी तो हो रही होती है, लेकिन साथ साथ ईद की शॉपिंग भी शुरू हो जाती है। मीनवाइल इस टाइम लोग जो बाज़ारों का रुख करते हैं। अभी हम जाएंगे बहावलपुर और वहाँ रिवायती खानों की फूड स्ट्रीट है मछली बाजार। आई डिडंट नो अबाउट इट। आई डिडंट आइदर। ओके, सो बहावलपुर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अमीन अब्बासी। 7 तारीखी दरवाज़ों पर मुश्तमिल बहावलपुर शहर आज भी अपनी सकाफ़ती रिवायात का अमी है। इस शहर के लोग आज भी अपनी रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान बहावलपुर के शहरी आजकल की अफ्तारी की अशिया समोसे पकौड़ों के साथ अब भी अपनी रिवायती देसी खानों को तरजीह देते हैं। बहावलपुर शहर में यूँ तो बहुत सी फूड स्ट्रीट्स हैं, लेकिन मैं इस शहर के रिवायती देसी खानों की फूड स्ट्रीट यानी मछली बाज़ार में मौजूद हूँ। निहारी की दुकान पर इस वक्त लोग बड़ी तादाद में अफ्तारी के लिए देसी निहारी लेने के लिए आए हुए हैं। आम दिनों में ये देसी निहारी सुबह के टाइम में ख़रीदी जाती है और खाई जाती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के दौरान निहारी यानी सिरी पाए जो अफ्तारी के वक्त ख़रीदे जाते हैं। लोग जो है इसके साथ जो है अफ्तारी करते हैं। ये निहारी मिल रही थी सहरी के औकात में, लेकिन करेंगे हम अफ्तारी इसके साथ। हाँ, लेकिन मैं इतना आगे होके देख रही थी जैसे कि मैं उस ठोंगे में घुस के देखूंगी कैसी है ना। ये सही वाली बोटी डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? नहारी में बोनलेस से रेशे वाली बोटी डाल देते हैं ना, इसका नहीं मजा आता। बॉन्ग की ही बननी चाहिए नहारी। हाँ, लेकिन इट हैज टू बी सो सॉफ्ट कि वो लिटरली आपके एक टच से टूट जाए, बिखर जाए। अच्छा जी, आई एम नॉट अ फैन ऑफ मगज इन नहारी। नॉट एट ऑल। आई एम नॉट अ फैन ऑफ मगज, ईटिंग मगज एट ऑल। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक बिल्कुल चेंज करेंगे। करियर काउंसलर एजुकेशनिस्ट आबदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अच्छा, कहना है आज के बिकॉज़ ये सवाल जरा मुझे किसी ने भेजा था तो आई वांट टू आस्क। आबदी साहब, क्या हाल है आपका? आबदी साहब, बिजनेस मैनेजमेंट या बीबीए यंगस्टर्स में करियर के एतबार से एक मकबूल शोबा जो है वो समझा जाता है, अच्छी डिग्री होती है, मगर इस शोबे में भी तेज़ी से IT और टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए जो इस्तेमाल के बायस नई डिग्रीज जो हैं वो मुतारिफ कराई गई हैं। तो आप इस शोबे में पेशा वराना तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मशवरा देंगे? उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? इसके अंदर बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, डिजिटल बिजनेस है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, फोरेंसिक अकाउंटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग है। ये वो सब शोबे हैं जो बिजनेस के तो हैं, लेकिन उनको मॉडर्नाइज कर दिया गया है ताकि वो आज की जो वर्क प्लेस है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें, और इसी में आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स BBA है, अगर किसी ने वो किया हुआ है पाकिस्तान से, जो कि यहाँ पर ज़रा ज़्यादा अवेलेबल है, तो आप उसमें MSc जो है वो इन शोबों में कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर आपकी स्पेशलाइजेशन आ जाए और आप किसी एक ख़ास एरिया में महारत हासिल करते हुए, जो कि आज की रिक्वायरमेंट है, अपने कैरियर को और बेहतर बना सकें। Thank you, Abdi Saab. Thank you, Abdi Saab. That's I'm sure a lot of quite informative. हाँ, help for the students. अच्छा जी, ब्रेक लेंगे अभी हम। और really? See you in a while.
अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स का जिक्र हमने लाहौर का भी किया था, लेकिन सब कुछ छोड़ दें क्योंकि नोबडी कैन बीट कराची एट इट। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का ऐसा राज है कि सिर्फ पिछले 3 महीनों में कराची में 20,000 से ज़्यादा शहरियों को दिन दहाड़े सड़कों और गलियों में लूटा गया। 20,000 लाहौर, लाइक 5,500 ना, और 20,000 से ज़ायद 3 महीने को ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आबादी भी कराची की बहुत ज़्यादा है, लेकिन 20,000 पीपल यहाँ बहुत खौफ व हिरासत फैल के आए। जनवरी में 7,000 से ज़ायद शहरी, फरवरी में 6,500, मार्च में 7,000 शहरियों को लूटा गया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही है, बल्कि पिछले 2 माह में डाकुओं ने लूट मार के दौरान 35 शहरियों की जान ली है। ताज़ा वाक़या कल रात ही का है, जब लियारी 8 चौक के करीब डकैती मुज़ाहमत पर 3 बच्चों के बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इसी तरह इन वारदातों में कई डाकू भी आवाम के हत्थे चढ़े हैं और इस साल अब तक 16 मुबैना डाकू मारे भी गए हैं। ये आदात शुमार तो इन वाक़यात के हैं जो एक्चुअली रिपोर्ट हुए हैं। बाय द वे जो फिगर्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें चोरी होती हैं ना, जैसे कि किसी का ऐसा मोबाइल जो कि उसके लिए इतना वैल्यूएबल नहीं था वो चोरी हो गया, या कोई जो इस रोले में ही नहीं पढ़ना चाहता तो वो भी रिपोर्ट नहीं करते। या ख़वातीन से राहज़नी करते हुए लोग अंगूठियाँ चूड़ी वगैरह को उतरवा के ले गए, नहीं होती रिपोर्ट। बहुत मुतअद्दिद दफ़ा ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती क्योंकि अक्सर लोग वही रिपोर्ट करते हैं या तो बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ चली गई हो या फिर आपके शनाख्ती कार्ड और ये चीज़ें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसके लिए दोबारा बनवाने के लिए रिपोर्ट आपको चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि कराची में इस वक्त बाय द वे स्ट्रीट क्राइम पर एक जंग है जो चल रही है और बात यहाँ तक पहुँची है कि वफाक में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी सिंध हुकूमत को की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बनाने के मशवरे दे रहे हैं और ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना। ये बड़ा अहम मामला है, बिलावल साहब इस पे तवज्जो दें। बिलावल साहब एक ज़िम्मेदार लीडर हैं और कराची में उनकी हुकूमत है, मुझे उम्मीद है वो इसको तवज्जो देंगे और कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। सो कराची में अमन ना हो तो पूरे पाकिस्तान में उसके असरात आते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम कभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं इससे भी बहुत कमी देखे गए हैं। अफसोस ये है कि पुलिस हुक्काम इन्हें मामूल के वाक़यात से ज़्यादा अहमियत देते नहीं हैं। सुनिए क्या कहा था हमारे शोबे कुछ दिन पहले। कोर्स कराची में एक बहुत बड़ा इशू रहा है स्ट्रीट क्राइम, लेकिन आप हमारे फिगर्स अगर देखेंगे तो उसमें अपेरेंटली तो यही है कि उसमें कमी हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वायलेंस है क्राइम में जिसमें लोग मर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कत्ल हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, वो ज़्यादा अभी कुछ रिसेंटली हमने देखा है। उसमें 2022 में और 2023 में उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए पुलिस डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ भी बना रही है और उसमें काफ़ी एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, पुलिस गिरफ्तारियाँ भी कर रही है। चले जी, ये भी सुन लिया तो थोड़ा सा टेकिंग इट लाइटली वाला मामला हमें लगना स्टार्ट हो गया। ऑल्दो सारे स्टैटिस्टिक्स हमें ये बता रहे हैं कि ये तो मतलब वॉर फुटिंग पेस पे काम होना चाहिए। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, मतलब स्नैप चेकिंग हमने देखा है बहुत से इलाकों में बड़ी होती है, लेकिन अवाम ही इन नाकों पे खड़े नज़र आते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स नहीं कभी इनके हत्थे चढ़ते। क्या सूरत हाल है? और वैसे भी रमज़ान के आखिरी अयाम में तो बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ जाती हैं। मतलब रमज़ान में भी कोई ब्रेक नहीं है। देखिए, मैं हुमा की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इसे बहुत लाइट लिया जा रहा है। ये एक ऐसा मामला बन चुका है कि पिछले 3 माह के दौरान 35 अफराद इस शहर में जान से गए हैं। एक शख्स अपने घर से निकलता है किसी काम से और थोड़ी देर के बाद उसकी मैयत, उसकी लाश घर आती है। जरा सोचिए उस घर के ऊपर क्या गुजरती है। हम ये कहते हैं कि जनाब ये वाकयात जो हैं वो हो रहे हैं, ठीक है, लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, लेकिन आप जरा इसको अगर दहशतगर्दी से ही थोड़ा सा तकाबुल कर लीजिए। क्या कराची में पिछले 3 माह के दौरान दहशतगर्दी का कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें हम कहें कि इससे ज्यादा लोग दहशतगर्दी में मर जाते हैं? नहीं जनाब, इस वक्त इस शहर में लोग स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों ज्यादा मर रहे हैं। असल दहशतगर्दी इस शहर में इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों हो रही है और लोग एक खौफ और हिरास में मुब्तला हैं। एक शख्स अपने घर से निकलता है तो उसे अब ये नहीं पता होता कि वो अपने घर पर जब वापस पहुंचेगा तो क्या वो अपनी कीमती हो चुका होगा या अपनी जान से भी जा चुका होगा। और जो हमारे हुक्मरान है उसको सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है, जो पुलिस हुक्काम है वो इसे सीरियस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। फहीम, लेकिन हम चाहते हैं एक कंपैरिजन हो। दुनिया के किसी भी शहर में, एक मेट्रोपॉलिटन शहर है कराची, 35 लोग इस तरह मारे जाएं, एक शहर में 30 लोग जी मर गए, किसी और लंदन का सुनूं, न्यूयॉर्क का किसी और का सुने तो हमें लगता है कि वहाँ वॉर फुटिंग पे पहुँच गए होंगे सारे पुलिस एहलकार। हमारे पास तो पुलिस है, रेंजर्स हैं और सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, सारे मिलके भी इसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे या उस तरह से जोर लगाया नहीं जा रहा।
बात तो वही होगी, टेकिंग इट लाइटली। नियत नहीं है, नियत होना तो ये मसला ही कोई नहीं है। स्ट्रीट क्राइम कौन सा ऐसा जिन है जो आप काबू नहीं कर सकते? बहुत आसान है, लेकिन आप करते नहीं, आपकी नियत नहीं है। जो एसएचओ ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे देकर पोस्टिंग लेता है, उसकी क्या उसको फिक्र होगी कि उसके इलाके में क्राइम कंट्रोल हो जाए? वो तो पहले ये फिक्र करेगा कि मैं जितने पैसे देकर पोस्टिंग लेकर आया, पहले तो मैं वो कवर कर लूं, फिर अगली पोस्टिंग के लिए मैं पैसे कमा लूं। तो सिचुएशन ये है कि जो हमारे तो नियत, ये खराबी नीचे होती है फहीम साहब, ये खराबी ऊपर भी है। मतलब आई वंडर आईजी साहब जो हैं उन्हें ये फिक्र नहीं है कि उनकी क्या रिपोर्ट बन रही है? सीएम सिंह से लेकर सबको पता है जनाब, सबको पता है, फिक्र किसी को नहीं है। सीएम सिंह से लेकर मैं कहता हूं एक आम पुलिस एहलकार तक इसका जिम्मेदार है। स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। देखें, ये शहर जो है वो अब कोई 11-12 हजार किलोमीटर पर फैल चुका है। इस शहर में आपको सेफ सिटी चाहिए। मैं सीएम को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा हूँ? इस शहर को सेफ सिटी चाहिए। इस शहर में जब तक आप सेफ सिटी नहीं लाएंगे, सेफ सिटी का मंसूबा नहीं लाएंगे, इस शहर की सड़कों के ऊपर आप जो है ऐसे कैमराज नहीं लगाएंगे कि जिनके जरिए आप क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकें, जब तक आप ऐसे कैमराज नहीं लगाएंगे कि जो गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल हो रही है उसका डेटा बैक वक्त आपके सामने जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए, उस वक्त तक आप नहीं क्राइम को रोक सकेंगे। तो ये तो सीएम की जिम्मेदारी होगी। लेकिन जो बात मैंने कही कि दीगर पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं? सिंपल जनाब, कोई हमारे यहाँ इस हवाले से जिम्मेदारी अदा नहीं कीजिए। 3 दिन पहले का 4 दिन पहले का क्या वाकया है कि एसएचओ की प्राइवेट पार्टी जो है वो मार देती है लोगों को। उससे 2 हफ्ते पहले का वाकया है, उससे 2 हफ्ते पहले का वाकया है। एसएचओ के ने नाज़िबाद में थाने की छत पर हुकूमत खाना बनाया है। और ये जो वाकयात होते हैं जिसमें ये कह दिया जाता है कि पुलिस की काली भेड़ों को ढूंढ निकालेंगे और इनको बाहर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वो तो दंदनाते फिर रहे हैं सारे। वो कोई कार्रवाई करता है? पुलिस वालों का खुद अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो मौजूद है, उस पे क्या पेश रफ्त है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी पिछले दिनों जो कल की बल्कि स्टोरी है कि साबिक पुलिस अफसर हैं, सब इंस्पेक्टर अताउर रहमान साहब, वो उन्होंने बाकायदा जो अपना गिरोह बनाया हुआ है। उन्होंने जो है वो हर तरह की वारदातें वो करते हैं, हाउस रॉबरीज वो करते हैं, मासियां उन्होंने रखी हुई हैं, दीगर मुलाजमीन उन्होंने रखे हुए हैं जो लोगों के घरों में नौकरियां करते हैं, फिर वहां से वो हाउस रॉबरीज होती हैं। ये स्टोरी कल की है। तो ये सब कुछ इसी डिपार्टमेंट से मुंसलिक लोगों के बारे में है। तो सर आईजी एडिशनल आईजी वो किधर हैं? सो रहे हैं वो? और हम आइडेंटिफाई, इस वक्त हम ये बातें कर रहे हैं, अब तो यानी ये लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, तो इनकी पकड़ क्यों नहीं होती? देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें मसला है ना, वो किसी हद तक पकड़ हो भी जाती है। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप एक एफआईआर करते हैं, एक शख्स को गिरफ्तार करते हैं, उसको जब आप अदालत में लेके जाते हैं तो जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है वो उस शख्स को सजा दिलाने में नाकाम रहता है, जिसकी वजह से अदालतों की जब सजा नहीं होती वो मुलजिम जो है फौरन बाहर आ जाता है। हमने ऐसे केसेस भी रिपोर्ट किए हैं कि एक स्ट्रीट क्रिमिनल 1 साल में 11 मरतबा जेल गया। अरे भाई 10 मरतबा वो बाहर कैसे आया? असल सवाल तो ये है। वो अपना केस भी खुद लड़ता है, वकील भी नहीं करता। तो अरे नहीं, वकील वकला पैनल पे रखे हुए होते हैं उन्होंने। वो शख्स गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार होने के बाद उसके लिए एक साथ जो 10-10 वकील खड़े हो जाते हैं। उसने तय किया हुआ होता है कि मेरा केस मैं पकड़ा जाऊं नहीं जाऊं, वकील के अकाउंट में पैसे जो है मेरी तरफ से ट्रांसफर हो जाएंगे। जाहिर है जब वो पकड़ा जाता है तो 1 या 10 वकील उसके लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अब रमजान के आखिरी अयाम है, ईद करीब आती है तो लोगों के पास कैश भी ज्यादा होता है, आपको पता है। कोई प्लान मुरतब किया गया हो कि भाई इन दिनों में शहर में सिक्योरिटी किस तरह बढ़ानी है? और हम पुलिस वालों को तो ज़रा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, रेंजर्स के पास भी आपको पता है शहर में पुलिस के इख्तियारात हैं, उनकी भी शहर में अमन व अमान कायम रखने की उतनी ही जिम्मेदारी है। स्नैप चेकिंग करते हैं, तो वहाँ से भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खामोशी है। देखिए, रेंजर्स के ऊपर सवाल उठता है, डेफिनेटली उठता है, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट से बजट लेते हैं, एक बहुत बड़ा बजट लेते हैं जो रेंजर्स के ऊपर इस शहर में रहने पे खर्च होता है। उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि इस शहर से स्ट्रीट क्राइम खत्म नहीं हो रहा। तो रेंजर्स के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है जितनी पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अब मैं इसको बिल्कुल क्लियरली कह देता हूं अगर इस तरह से कि जनाब जो पैसा आप रेंजर्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो पैसा आप सिंध पुलिस को दे दीजिए। मैं किसी हद तक ये समझता हूं कि वो जो क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो एक एसएचओ है ना, उसके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए वो इलाके में क्राइम को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन रेंजर्स के एहलकार जो हैं उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस टाइप की चीज नहीं होती, उनके पास दीगर इंटेलिजेंस के जराए होते हैं जिनके जरिए जो है वो क्राइम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन
आप एसएचओ को जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, पुलिस को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक उसको इस बात का यकीन नहीं दिलाएंगे कि तुम जिस शख्स को गिरफ्तार करके ला रहे हो उसको हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम अदालत से सजा भी कराएगा, तब तक जो है वो काम नहीं करेगा। बहुत ज्यादा खौफ और आस है, शहर में बहुत खौफ और हरास है, लोग बहुत डर रहे हैं आजकल, बहुत खौफनाक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया फहीम फॉर स्पीकिंग विद अस। अब बात ये कि अपनी मदद आप, तो लिहाजा ना निकले अननेसेसरीली बाहर। कोई ऐसी जगह हैं जो कि आपको लगता है, आपको वैसे भी टेंशन हो रही हो कि वहाँ जाना पड़ेगा, ना जाएं, अवॉइड करें। आपको पता है आपको खुद ही करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ तो लॉलेसनेस का एक और लेवल है। एक ज़माने में सबने वो छोटे मोबाइल रखना शुरू कर दिए थे, एक बेहतर मोबाइल और एक छोटा मोबाइल। ये क्रिमिनल्स को पता है, जब उनको देते हैं ना छोटा तो वो कहते हैं निकालो। और आपको पता है इसमें लेने के देने पड़ सकते हैं टाइम आपको, गुस्सा चढ़ जाएगा अगले को। उन्हें पता होता है कि ये इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा है, इसके पास ये मोबाइल तो हो नहीं सकता, तो वो अब हो सकता है वाकई अपना अच्छा मोबाइल घर छोड़ के आया हूँ। They won't buy it. They can do any harm to you. They know. कोई कंक्लूजन नहीं दिया ना हमने इस चीज का। क्या कंक्लूजन? कोई आइडिया सी कुछ? क्या करें इसका? कुछ नहीं हो सकता, ब्रेक ले सकते हैं हम। वेलकम बैक भाई। एक डेवलपमेंट आपको बताना जरूरी है। डेवलपमेंट क्या, मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान से कि क्या दुनिया में हो रहा है, क्या हम कर रहे हैं। कई सालों से हम मुख्तलिफ सियासी तकरीरों में सुनते आ रहे हैं कि मगरबी माशरे की तरक्की का राज जो है वो कानून की अमल दरामद करना है। और किससे सबसे ज़्यादा सुनते आ रहे हैं मगरबी माशरों के बारे में? वो तो पता है, who knows the Maghreb best, better than the Maghreb। हमें नाम भी नहीं लेना, जिसको सबसे अच्छा पता है, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है। Better than the Maghribans। Yes, तो ये असूल के कोई कितना भी ताकतवर हो या कमज़ोर, कानून के सामने सब बराबर हैं। हमें ये लेक्चर देने वाले खुद तो इस असूल से काफ़ी परे रहते हैं, लेकिन जिस माशरे के बारे में बताते हैं वहाँ कल एक बार फिर कानून की हुक्मरानी की मिसाल देखने को मिली। और अभी मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। अच्छा, ठीक है जी, मजा आएगा। और ये थे दुनिया के ताकतवर तरीन ओहदे पर रहने वाले अमीर तरीन सियासी रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप ऑफ अमेरिका। ट्रंप पर एक अदाकारों को $1,30,000 मुंह बंद रखने के लिए देने का इल्ज़ाम है और इस पर सदर ट्रंप के खिलाफ तहकीकात हुई। फिर उन्हें कल बाकायदा गिरफ्तार किया गया। 34 इल्ज़ामात की फर्द जुर्म आयद की गई और फिर छोड़ दिया गया। बाकायदा ट्रायल अगले साल ही मुतवक्के है, लेकिन ये केस डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमरीकी सदर बनने के एम्बिशन में बड़ी रुकावट बन सकता है। सो ये है लेटेस्ट। अंदाजा करें, सोचें ज़रा कि ट्रंप को पकड़ के इन्होंने उसको अरेस्ट किया है। Anyway, that is it for today. We're going to see you tomorrow, inshallah.